Hello students, today's topic as you can see is chapter 7 in geography of class 9 standard ICSE board। तो ये चैप्टर जैसे आप नाम देख रहे हो वोल्केनोज है और बेसिकली हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर वोल्केनोज, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज, कैसे वो बनता है, उससे क्या वोल्केनो एक्चुअली है, क्या उससे जैसे अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलता है या और भी क्या चीज़ें निकल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू शो यू पिक। एक वोल्केनो दिखता है ऐसे, ओके, यू कैन सी दिस, ओके। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग वोल्केनो let me go to a story of how did volcano form, या volcano आए कैसे, अर्थ क्रस्ट पे ये volcano क्यों आते हैं और कैसे आते। बहुत सालों पहले से ही as you know, तो ये you can see कि बहुत सालों 3.4 बिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ ऐसे दिखता था। यानी कि देखो आप लोग नोटिस कर सकते हो जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, राइट। अभी कैसे डिवाइडेड है हम लोग, ऐसे नहीं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर है, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिर यहाँ अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, एंड इवन ओशन, सब कुछ कनेक्टेड थे, सब कुछ एक साथ था। बट धीरे धीरे ये पूरा मोल्ड ऑफ मास को हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते थे। तो ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स है धीरे धीरे पुल्ड अपार्ट हुए, ओके। या तो वो पुल्ड अपार्ट हुए या वो कम टुगेदर हो गए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से हट के देखो, इंडियन प्लेट के पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, यहाँ से हट के फिर वो नीचे चला गया। ये सुनो, अफ्रीकन प्लेट देखें, यहाँ साउथ अमेरिका अफ्रीकन प्लेट से चिपका हुआ है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कैसे ये एक्टिविटीज़ हुई होंगी, कैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुए होंगे। तो क्या होता था जब टेक्टोनिक प्लेट्स या तो पुल्ड अपार्ट या तो कम टुगेदर हुए होंगे, अगर वो पुल अपार्ट हो रहे हैं तो उनको डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और अगर वो कम टुगेदर हो रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट, मतलब दो टाइप के होते हैं वैसे। एक कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और एक डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। तो अगर पुलिंग अपार्ट हो रहा है तो डाइवर्जेंट अटलांटिक प्लेट कहेंगे। और जो स्पेशली जो पैसिफिक एरिया के रीजन में, आपको मैं मैप दिखाती हूँ, उससे आप लोग को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये पैसिफिक रीजन के पास स्पेशली, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, वर्ल्ड मैप पे आपको जब मैं दिखाऊंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग नोटिस करें, ये जो रीजन है पैसिफिक प्लेट जिसको हम कह रहे हैं, ये पूरा पैसिफिक प्लेट है। इसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्योंकि जितने 90% वोल्केनोज हैं यहीं पे आते हैं। ये इसके जो टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे आप कह सकते हो, यहाँ पे आते हैं। तो ये 90% जो वोल्केनोज हैं स्पेसिफिक प्लेट पे आते हैं, और बाकी जो वोल्केनो, ये नहीं कि यहीं पे आते हैं, जो दूसरे वोल्केनोज हैं, जो बाकी जो हम जिसको हॉटस्पॉट्स भी कहते हैं, वो ये थोड़े वोल्केनोज, ये जो रेड आप लोग को दिख रहा है हॉटस्पॉट्स कहते हैं हम इसको, और इसको हम कहते हैं पैसिफिक प्लेट। तो यह आपको याद रखना है, इसको हॉटस्पॉट वोल्केनोज कहते हैं जो दूर है पैसिफिक प्लेट से, और जो पैसिफिक प्लेट पे जो वोल्केनोज आ रहे हैं उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और ये जो पैसिफिक प्लेट पे जो वोल्केनोज आ रहे हैं वो बेसिकली कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, यानी कि कन्वर्जेंट दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं, ओके। इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे वो साथ आते हैं, ठीक है। बेसिकली जब कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स या डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, दोनों के केस में वोल्केनो आता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कन्वर्जेंट में क्या होता है और डाइवर्जेंट में क्या होता है। तो यहाँ आप लोग ये पिक्चर नोटिस करिए, ये देखिए, ये जो ओशैनिक प्लेट है और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, राइट, कन्वर्ज हो रहे हैं, राइट। ये सुनो, इसकी वजह से ये आप एरो देख सकते हो, ओके। ये एरो नोटिस करिए, यहाँ एरो देख सकते हो, नीचे की तरफ एरो जा रहा है, ओके। तो ये ओशैनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे की तरफ जा रहा है। इस वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आ जाता है और ये ओशैनिक प्लेट नीचे चला जाता है। जैसे ये नीचे चला जाता है, देखो
जब कोई चीज़ मूव होती है हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये जो प्लेट मेल्ट होने लगता है। दूसरा पिक्चर आप लोग नोटिस करिए, जो ये हीट मेल्ट होने लगता है और धीरे धीरे इरप्ट होता है, बस धीरे धीरे इरप्ट होता है, यही अंडरस्टैंड करो। और दूसरे केस में ये प्लेट डाइवर्जेंट हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं ऐसे अपार्ट हो रही हैं और बीच में से फिर नीचे से जो मैग्मा है देखिए ऊपर आने लगता है, धीरे धीरे जो मैग्मा है ऊपर आने लगता है। तो ये दो केसेस आप लोग को याद करना है कि कन्वर्जेंट प्लेट होगा तब, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज होंगे तो क्या होगा और डाइवर्ज होंगे तो क्या होगा, ठीक है। वॉल्केनोज में ऑल्सो इरप्ट व्हेन देयर इज स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। कभी कभी स्ट्रेचिंग और थिनिंग से भी, अर्थ के स्ट्रेचिंग और थिनिंग से भी हो जाता है, जैसे कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली। Now, if you want to define proper definition volcano का देना है, a volcano is an opening in a planet surface or crust which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface। यानी कि नीचे से जो below the surface जितना भी hot molten है, जो भी ash है, rock है, सब कुछ volcano से निकल बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इतना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हो जाता है कि वो एकदम प्रेशर से पंप आउट हो जाता है जितने अंदर मोल्टन मटेरियल है। तो यह फोटो आप देख सकते हो क्या क्या इससे बाहर निकल रहा है। ये जो पैसेज है जिससे बाहर निकल रहा है वोल्केनो, ओके। ये जो देखो सबसे नीचे लेयर कौन सा है? मैग्मा है, राइट। मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, ये जो जिस रीजन से बाहर निकलता है उसको वेंट बोलते हैं। देखो वेंट प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी वेंट भी होते हैं, जहाँ इस अगल बगल मतलब इस साइड से भी निकल सकता है वोल्केनो। तो आप लोग में सिर्फ प्राइमरी दिया है तो वही पढ़िए, ओके। और ये जो जिससे निकल गया उसको हम क्रेटर कहते हैं इस एरिया। और वेंट ऑफन क्रिएटर बिकम्स ब्लॉक्ड बाय कॉन्जीटेड मैग्मा, इन्होंने ऐसे कहा है। फिर यहाँ पे वो ऐश बन जाता है, धीरे धीरे ये धुआं निकलने लगता है और ऐश, स्टीम एंड रॉक फ्रेगमेंट्स आर हर्ल्ड इनटू द एयर, ठीक है। फिर जब ये मैग्मा बाहर निकल आता है उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ओके। हम क्या कहते हैं उसको? लावा कहते हैं। यानी कि बेसिकली जब वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद क्या कितनी चीजें निकलती है? वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद, वॉल्केनो निकालने के बाद बेसिकली 4 चीजें निकलती है। वो है लावा, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, थिक ऐश और गैस, ओके। ये याद रखिए। तो बेसिकली हमने क्या कहा? वेंट इज अ नैरो ओपनिंग ऑफ अ वॉल्केनो, ओके। अपर पार्ट ऑफ द वेंट इज अ कप और अ सॉसर शेप डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर। तो इसको हम क्रेटर बोल सकते हैं, इसको हम क्रेटर बोल सकते हैं। समटाइम द मटीरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इजेक्टेड, ओके। अंदर जो अर्थ के जितने भी गर्म चीज़ें हैं वो सब बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, ओके। जब भी इंटीरियर से निकल के कोई चीज़ इस ओपनिंग से जाती है उसको हम फिशर वोल्केनो कहते हैं, ओके। द सॉलिड मटीरियल इजेक्टेड थ्रू द वॉल्केनिक एक्टिविटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और जो मैंने कहा वही है। और जो रॉक मटीरियल इजेक्टेड ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नोन एज लावा। तो लावा क्या होगा? जो भी रॉक मटेरियल इजेक्ट हुआ है, जो डिपॉजिट हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सर्फेस पे, उसको हम कहते हैं लावा, ठीक है। तो बेसिकली अगर डिफाइन करना आपको वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, इट इज द इजेक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सिंपल लैंग्वेज में, ओके। एक टिपिकल वॉल्केनो इरप्शन कुछ दिनों तक भी चल सकता है और कुछ बहुत से तो बहुत दिनों तक चलते हैं, ओके। और वो एक इंटरमीडिएट नेचर है, यानी कि इरेगुलर इंटरवल्स पे, ओके। इंटरमीडिएट का एक वर्ड दिया है आप लोग के बुक में जिसका मतलब है इट इज इरेगुलर नेचर, यानी कि ये एक पीरियोडिक चेंज नहीं है, ये एक नॉन पीरियोडिक चेंज है, कभी भी आ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्लाइमेट या पर्टिकुलर सीजन में ही वॉल्केनो आता है। तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक इन वॉल्केनोज, अंडर वॉल्केनोज, दैट इज टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। Basically, there are 3 types of volcanoes. That is active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. Active volcanoes क्या है? Active volcano आप ये कह सकते हो कि अगर उसको न्यूज़ में सुन रहे हो आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में वॉल्केनो आ गया है, एकदम रिकॉर्डर अगर आपकी हिस्ट्री में या रिकॉर्डर हिस्ट्री में करंटली इरप्टिंग दिखा रहा है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन द सेंस न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में, तो उनको हम कह सकते हैं कि
और ये भी एक्सपेक्ट करें कि दोबारा यहाँ पे होने वाला है, मतलब वो एरिया फेमस है होने के लिए, तो हम उसको कह सकते हैं वहाँ पे अगेन एंड अगेन होते रहता है, तो उस टाइप के एरिया में जहाँ वॉल्केनोज अगेन एंड अगेन होते हैं वो हम कह सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एग्जाम्पल, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रेम्बोली, माउंट एटना इन इटली एंड मौना लोआ इन हवाई आइलैंड्स आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ओके, बैरन आइलैंड इन इंडिया में भी है, बैरन आइलैंड इन इंडिया जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो साइट है। यहाँ पे तो कम से कम देर आर अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोज, मतलब बेसिकली पूरे वर्ल्ड में आप देखो तो 500 एक्टिव वोल्केनोज है। और नाउ व्हाट आर डोरमेंट वोल्केनो? दीज वोल्केनोज रिमेन स्लीप फॉर सम टाइम, यू नो, बिफोर बिकमिंग एक्टिव होने सके। यानी कि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज थे लेकिन कुछ समय तक ये शांत थे, अचानक फिर जाग उठे, तुमको हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनोज। दे ऑल्सो ने स्लीपिंग वोल्केनो, अच्छा जाग उठे, स्लीपिंग ब्यूटी टाइप। मौना किया हवाई आइलैंड में एक माउंटेन है, वहाँ पे ये डोरमेंट वोल्केनोज मिलेंगे। ओके, बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट का मतलब ही क्या है कि वो हो के, मतलब जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट है, एक टाइम पे थे अब नहीं है, जैसे एक टाइम पे वोल्केनोज होते थे बट इट हैज नॉट इरप्टेड सिंस रिमोट जियोलॉजिकल टाइम्स। ओके, एक टाइम पे वो एक्टिव थे लेकिन अब नहीं है, बहुत सालों तक अब नहीं है। ओके, तो वो इतने इनएक्टिव हो गए कि अब वो फ्यूचर में भी इरप्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो, ओके, इन अफ्रीका। द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरेक्शन, अभी मैंने आपको एक पिक दिखाई थी। बेसिक प्रोडक्ट्स क्या है? लावा के अलावा वॉल्केनिक बॉम्ब्स है, थिक ऐश है, गैसेज है। ओके, गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन इटसेल्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, स्टीम, ये सब मेजर गैसेज जो एस्केप करते हैं वॉल्केनो से। और कुछ जो है वो इथेनेबल होते हैं, दे बर्न नियर द वेंट ऑफ द वॉल्केनो। स्टीम एस्केप होता है वॉल्केनो से, वो हवा में उड़ जा रहा है, हाई इन द एयर, इसीलिए धुआं दिखता है ना। और जैसे ही कूल हो जाता है बारिश बन के नीचे आता है। ड्यू टू दिस रीजन सम ऑफ वॉल्केनिक इरेक्शन आर फॉलोड बाय रेनफॉल। ये क्वेश्चन ये गिव रीजन क्या आ सकता है, क्योंकि जो स्टीम ऊपर जाता है कंडेंस होकर फिर रेनफॉल बन के वहीं पे आ जाता है। और भी जैसे मैंने कहा लावा होता है, उसके अलावा गैसेज होते हैं और रॉक मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एश, पेबल्स, बोल्डर्स। ओके, एश एंड डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म मड फ्लोज। क्या बनते हैं? मड फ्लो बनते हैं, मतलब वहां से एक मड जैसा फ्लो होने लगता है। सो अ वॉल्केनिक इरप्शन हैज दस लेड टू इजेक्शन ऑफ मटेरियल इन ऑल फॉर्म्स। ना आपने तो देखा ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी हो रहा है इससे, ये सुनो गैस भी निकल रहा है बाहर। अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक, ये मैंने अभी डिस्कस ही किया था, आपको वर्ल्ड मैप दिखाया भी था कि एक्टिव साइट्स कौन से और कौन सा नहीं है। बेसिकली अगर जियोलॉजिकल एविडेंस ले ऑफ पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हजारों से, मतलब एक टाइम पे होता था अब नहीं हो रहे। ठीक है, देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो कितने हैं? अभी चल रहे हैं 500। ठीक है, एक्टिव कितने चल रहे हैं? 500। ओके, और एक्सटिंक्ट कितने हुए हैं? डोरमेंट एक्सटिंक्ट कितने हुए हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज ऑलमोस्ट 1000 हो चुके हैं। और डोरमेंट वॉल्केनोज जो हैं वो तो एकदम अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए एकदम फैला हुआ है, आप देख सकते हो। जो एक्टिव वॉल्केनो आप पिंक कलर लाइन डॉट से देख रहे हैं, कितने फैले हुए हैं, है ना। ये तो पैसिफिक वाला पार्ट है, वो मैंने आप लोग को बताया था। तो ये हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, तो और मोस्ट ऑफ अभी जो हो रहा है वॉल्केनोज, मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ एरियाज ऑफ क्रस्टल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो क्रस्ट है वो इनस्टेबल है, इसलिए मूव हो रही है। और सच एरियाज जो हो रहे हैं, बेसिकली जो यंग फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, जो नए नए माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली माउंटेन्स कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक प्लेट जैसे मूव होते हैं, एक अंदर जाता है एक ऊपर जाता है। अभी मैंने बताया था ऊपर वाला एरिया माउंटेन में डेवलप हो सकता है ना, या जो है नीचे वाला प्लेट, ओशनिक प्लेट अगर नीचे चला गया तो फिर नीचे जो वो ओशनिक प्लेट है वो पिघल के एक ओपनिंग के थ्रू एकदम प्रेशर बिल्ड करके वोल्केनो बन के बाहर आ जाता है। तो माउंटेन्स भी जो बनते हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही होते हैं। ओके, ये आप लोग को होगा एक चैप्टर इससे रिलेटेड। ओके, मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर फाउंड इन 2 मेजर बेल्ट्स।
ऑफ क्रस्टल इंस्टेबिलिटी। पहला है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये जो मैं कह रही थी ये पैसिफिक बेल्ट, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट यहाँ पे एक होता है, ओके, मैं ये वाला पार्ट, और जितना मैंने कहा आपको पहले ही बताया था 80 to 90% जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द बेल्ट सराउंडिंग द मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो ये जो पैसिफिक ओशन जो है बेसिकली यहाँ नहीं, यहाँ होगा, यहाँ ये वर्ल्ड ऐसा है ना, ये इस पार्ट पे, ये पार्ट पूरा एक्टिव है, यहाँ पे बहुत होते हैं वोल्केनो, आप लोग देख भी सकते हो कितने हो रहे हैं। ओके, वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद द बेल्ट थ्रू आउट दिस लैंड, फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर आपको एक डिजिटल इमेज चाहिए इसका तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगेन मैं स्टार्टिंग में भी दिखाई थी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसा दिखता है, ये देखिए पैसिफिक रिंग, ये पैसिफिक जो प्लेट है इसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ओके, ये वाला, इस यहाँ भी ये वाला हो देखो, क्योंकि ये वर्ल्ड गोल है ना, मतलब दुनिया गोल ना, राइट। तो इंडिया वाला पार्ट इधर से इधर कनेक्टेड है, तो उसको वैसे कंसीडर करिए। इसे यहाँ पे अलग तरीके से दिखाया, यहाँ पे इंडिया इधर दिखाया और यहाँ पे बीच में पैसिफिक दिखाया। सो दैट इज द रिंग ऑफ फायर, इट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। द मेजर एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनो इन दिस बेल्ट इंक्लूड द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नाम भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, दिया है ना इसलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक है एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, द रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसिफिक बेल्ट है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास ही है, तो यही वाला जो एरिया है यहीं पे माउंटेन्स होंगे ये वाले, यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज बहुत मिलेंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वोल्केन न्यूजीलैंड एंड हवाई आइलैंड्स, और इंपॉर्टेंट वोल्केनोज इन दिस बेल्ट इंक्लूड द शिम्बोराको और कोटोपाक्सी इन द एंडीज माउंटेन एरिया, द फुजियामा इन जापान, वो भी फेमस है एक्टिव वोल्केनो पे, और माउंट मेयोन इन फिलीपींस एंड काराकोटा इन इंडोनेशिया। तो ये पैसिफिक बेल्ट आप यहाँ से देख रहे हो ना, पैसिफिक ओशन ये है, फिर यहाँ से घूम के इस तरफ तो आया ये बेल्ट और ये बेल्ट, देखो कितना फेमस, यहाँ पे पूरे एक्टिव वोल्केनोज दिखेंगे। भाई इस साइड देखो जापान इस साइड आ रहा है ना। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज द मेडिटेरियन बेल्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। तो ये मिड वर्ल्ड, तो बाकी जो एरिया है ये मिड वर्ल्ड है, मिड माउंटेन बेल्ट जो है उसको मेडिटेरियन बेल्ट कहते हैं, हॉट स्पॉट्स भी कहते हैं। दिस बेल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, ओके, मेडिटेरियन सी से लेके कहाँ तक जा रहा है ये आप देख सकते हो, यहाँ माउंटेन पे ये मैप पे देख सकते हो, टूवर्ड हिमालयस, हिमालयस तक पहुंच रहा है। हिमालयस का है ऑब्वियसली इंडिया में, तो यहाँ तक होते हुए जा रहा है, राइट, मेडिटेरियन सी से लेके यहाँ तक होते हुए जा रहा है। इट इंक्लूड द अल्पाइन एंड द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, तो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द ईस्टर्न एंड ऑफ द हिमालयस दिस बेल्ट टर्न्स टू साउथ एक्सटेंडिंग थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ से ईस्टर्न पार्ट से लेके वो नीचे की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ निकल जाता है और पैसिफिक बेल्ट में मर्ज कर, स्पेशली इंडोनेशिया में बहुत आ सकते हैं। और बेसिकली जो मेजर यंग फोल्ड माउंटेन्स है यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस इस एरिया में अंडमान और निकोबार इंडोनेशिया एरिया में बहुत है। ओके, बट सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, ये जो बेल्ट है इससे तो कम ही, लेकिन यहाँ भी है, इनफैक्ट यहाँ भी हॉटस्पॉट्स आपको मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड, आपको क्वेश्चन आया नेम द इंपॉर्टेंट वोल्केनोस इन द मेडिटेरेनियन बेल्ट, तो आपको बताना है कि माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट स्ट्रैम्बोली। ओके, ये और स्पेशली एक और है बैरन आइलैंड एंड एक्टिव वोल्केनो इन द अंडमान आइलैंड ऑल्सो लाइज इन दिस बेल्ट। अदर रीजन्स भी हैं बट वोल्केनोज आउटसाइड दीस टू बेल्ट्स इंक्लूड द मार्जिन्स ऑफ द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट, तो यहाँ पे भी है, देखिए अफ्रीकन रिफ्ट में भी है। ओके, स्पेशली इन द माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया, जो कि अभी एक किलिमंजारो वाला तो एक एक्सटिंक्ट में भी आ जाता है क्या अभी तो, ठीक है। और कैनरी आइलैंड्स इन आर्कटिक ओशन एंड द हवाई आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, ये भी फेमस है। ओके, एज अ volcanic साइट, हवाई आइलैंड्स हैव अ नंबर ऑफ एक्टिव volcanic peak including Mauna Loa and Mauna Kea. Now let us see the effects of volcano activity. देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी से, वॉल्केनो के नाम से ही सबको डर लगता है, हम लोग सोचते भी हैं कि लोग कैसे रह लेते हैं जहाँ पे वॉल्केनोज आते हैं। लेकिन अगर हम वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करें, इसकी ना डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट दोनों है। तो पहले जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है हर कोई जानता हो कि इससे क्या होता है, ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, और मोस्ट कॉमन इफेक्ट है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पे आप लोग यही लिखोगे। ओके, लावा जो फ्लो होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, वो पूरे रोड पे और जहाँ जहाँ घर है उसमें सब स्प्रेड होके जला सकता है ना, इतना तो गर्म होता है वो। ओके, अब वहाँ पे इतना वो जला देता है लैंड को, इनफैक्ट वो लैंड को अनसुटेबल कर देता है कल्टीवेशन के लिए भी, यानी कि फ्यूचर में भी वहाँ कोई रहने की सोच नहीं सकता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर या ये सब एक्टिविटीज नहीं होंगी तो फिर इंसान की डे टू डे लाइवलीहुड कैसे चलेगी।
ओके, स्टीम फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन में लीड टू हैवी रेनफॉल, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है, मड फ्लो हो सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं। ओके, और स्पेशली वॉल्केनिक इरप्शन का कोस्टल आइलैंड्स में हुए तो हाई वेव प्रोड्यूस करेंगे और लार्ज स्केल फ्लडिंग कर देंगे ऑफ कोस्टल रीजन, डिस्ट्रॉइंग ऑब्वियसली द सेटलमेंट, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हाँ, द एक्सप्लोसिव इरप्शन ऑफ माउंट का एग्जाम्पल मैं एक बता रही हूँ, माउंट कैराकोटा जो कि सुमात्रा एंड जावा के बीच में था इन 1883 कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर आइलैंड, पूरा आइलैंड ही तबाह हो गया था। सुमात्रा में तो फेमस है, तो हमारा ये सुनामी आया था वो इंडोनेशिया तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। मैनी पॉइंट, क्योंकि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो होती है वो सिर्फ क्रस्ट पे ही वॉल्केनो नहीं आता है, अर्थ के क्रस्ट लेयर पे, ओशन के अंदर ही वॉल्केनो आ सकती है। ओके, और मैनी पॉइजनस गैसेस कम आउट ऑफ दी वॉल्केनो, यू नो व्हेनेवर देयर इज एन वॉल्केनो इरेक्शन ऑब्वियसली उसके जो गैस जो होते हैं बहुत पॉइजनस होते हैं, मैंने बताया भी था कौन कौन से गैसेस होते हैं, एंड इट कैन डेफिनेटली कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है, ये पूछने वाली बात है कि कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या हो सकती है वॉल्केनो की। तो लावा जो डिपोजिट होता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, जो लावा डिपोजिट हो जाता है द क्रस्ट, वो वेदर डाउन होते हैं इनटू फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल भी बन जाता है। ओके, स्पेशली ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया, ब्लैक सॉइल में तो आप लोग को पता ही है एक उसमें भले वो इतना फर्टाइल सॉइल नहीं है, बट इस सॉइल की वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं, लाइक कॉटन, बनाना, ग्रेप, शुगर केन। इसको हम ब्लैक सॉइल इसलिए ही बोले, काला दिखता है, वो लावा से बनता है, राइट। अदर इंपॉर्टेंट एरिया फर्टाइल सॉइल्स ओ दे आर ओरिजिन टू वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स इंक्लूड जावा इन इंडोनेशिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। जावा सपोर्ट्स अ वेरी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन बाय वर्च्यू ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो आप लोग ये भी हो सकते हो, मैं आप लोग दिमाग में कभी कभी आता होगा ना, इतना वॉल्केनिक एक्टिविटी तो फिर भी लोग वहां रहते हैं, तो ये एक रीजन है, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी होने के बाद वहाँ पे फर्टाइल वो जो लावा डिपोजिट हो जाता है, इट टर्न्स इनटू अ सॉइल व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी क्रॉप्स, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, इससे लोग अपनी लाइवलीहुड चला सकते हैं। तो वॉल्केनिक, और सेकंड पॉइंट है वॉल्केनिक रॉक्स कंटेन नंबर ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हुआ ना, उसमें मिनरल्स होते हैं इनके रॉक्स में, और बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक रॉक्स। ओके, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रॉक्स के मेटामॉर्फिज्म और मिनरल्स के लिए बनने के लिए, यू नो। तो एक केमिकल रिएक्शन उसमें हो जाता है जिसकी वजह से उसमें मिनरल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो कार्बन है कार्बन है वो अपने आप को डायमंड कन्वर्ट करता है। ओके, दिस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म, यानी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं जो रॉक्स के अंदर। तो कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी। यानी कि आप देख सकते हो कि एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद। और द डायमंड माइन ऑफ किम्बरली इन साउथ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोग दे सकते हो कि डायमंड माइंस है किम्बरली एंड ऑफ सेंट इन कनाडा एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक आइस। ओके, नाउ नेक्स्ट point of constructive effect is springs and geysers associated with volcanic areas contain mineral sources. Springs तो आप लोग जानते हैं जमीन के अंदर के पानी को, गीजर गरम गरम पानी टाइप निकलती है। Such mineral rich water sometimes has medicinal value, तो इसमें इतने मिनरल्स होते हैं कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं पानी का। और फोर्थ पॉइंट है द हीट एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स कैन हार्नेस फॉर जनरेटिंग पावर, जितना उससे हीट निकलता है, ओके, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, so that can be utilized for generating power. Okay, and the last point is the volcanic activity adds to the beauty landscape. Okay, it adds to the beauty of landscape because many of the hot springs and geysers like the Old Faithful in Yellowstone National Park in USA has developed as important tourist attractions. लोग देखने आते हैं तो एक ब्यूटी बढ़ाता है, लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देते हैं। I hope you understood the chapter. It's a very small and sweet chapter and very easy to understand. Only thing, the main important things you have to study in this chapter is how is volcano formed. ओके, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, आप लोग को वेंट, मैग्मा, लावा, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो टाइप्स है, ओके, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड डेफिनेटली स्टडी द डायग्राम, ओके, या मार्किंग के लिए आ सकते। थैंक यू।